क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बार फिर क्षितिज कार्यक्रम को लेकर स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। विश्व हिंदी सचिवालय और धनराज शंभू की ओर से आप सभी लोगों का सादर अभिवादन है। क्षितिज कार्यक्रम और MBC के माध्यम से हम हिंदी की विकास यात्रा की चर्चा करते हैं और प्रगति की दिशा को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम से हम विश्व के कोने कोने में हिंदी को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और हिंदी प्रेमी इससे जुड़कर हमारी आवाज़ के साथ कुछ न कुछ पहचानने का प्रयत्न करते हैं। इस कार्यक्रम में हम विश्व के विद्वानों से परिचित करवाने का प्रयत्न करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप लोगों का परिचय श्रीमती सोम्या मिश्र से कराने जा रहे हैं, जो टोरंटो कनाडा से यहाँ पर आई हुई है। जैसे कि आपको पता है कि विश्व हिंदी सचिवालय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे उपस्थित हुई है और उनके साथ बहुत सारे प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक से एक बढ़कर विद्वान उपस्थित हैं, लेकिन हम सभी से आपका परिचय नहीं करवा पाते हैं। फिर भी प्रतिनिधि के रूप में हमने इनको आज चुना है और उसका सुअवसर से लाभ उठाते हुए हम सभी को एक बार फिर कह रहे हैं कि आप अपने रेडियो के करीब आ जाए और सुनने का समय दीजिए। MBC स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमती सोम्या मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम यहाँ पर पाक्षिक रूप में यह कार्यक्रम क्षितिज कार्यक्रम चलाते हैं और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बारी बारी से जो भी यहाँ पर आता है, हम मौके से लाभ उठाकर उनसे बात करने और उनके देश, वहाँ की स्थिति, वहाँ की दिशा और दशा पर बात करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हमारे बीच में आप हैं, हमें बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे यह आग्रह करूँगा कि कृपया अपना परिचय हमारे श्रोताओं को देने का प्रयत्न करें। जी बिल्कुल। मेरा नाम है सौम्या मिश्रा। मेरा जन्म हुआ था लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में, और 23 साल की आयु में मैं टोरंटो कनाडा चली गई थी। बड़ी कम उम्र होती है 23 साल। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप संस्कृति फॉलो करनी है नहीं करनी है, उसकी डायलेमा में होते हैं। और तब से लेकर अभी तक टोरंटो में ही रह रही हूँ और वहाँ पर HR हूँ बाय प्रोफेशन। बाय पैशन मैं भारतीय संस्कृति, हिंदी, कल्चर, रामायण, महाभारत, इन सब की स्टोरी टेलिंग, बहुत सारे ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स और बहुत इंडियन काउंसिलेट इन टोरंटो, उन सब के साथ एसोसिएशन में कई कार्यक्रम पूरे वर्ष में करती रहती हूँ। लगभग 15 से 20 बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप भारत से बाहर होकर भी हमारे धर्म और संस्कृति को फैला रही है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप ये कार्यक्रम करती है तो आप किस भाषा में उसको चलाती है? ज़्यादातर हिंदी। क्योंकि मैंने पढ़ा ज़्यादा सब कुछ हिंदी में ही है। डिपेंड करता है। अगर हिस्ट्री है तो क्योंकि हिस्ट्री हमें इंग्लिश में पढ़ाई गई थी इंडिया में, तो उसकी चीज़ें मुझे जब हिंदी में करनी होती है तो थोड़ी मुश्किल होती है। और हम फिर उस मुद्दे पे आएंगे कि हिंदी कैसे धीमे धीमे भूली जा रही है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। बट जब धर्म की बात आती है, क्योंकि मैंने वो सब हिंदी में पढ़ा है, तो रामलीला, रामायण या महाभारत पे जो नाट्य करते हैं उसको लिखने में हिंदी/संस्कृत में कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, वहाँ के लोग दिलचस्पी लेते हैं? बिल्कुल। जैसे मैं रामायण करती हूँ, रामलीला करती हूँ, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रामलीला होती है, 25,000 प्लस लोग देखते हैं। अच्छा। और हम दो बार करते हैं, एक बार 25,000, दूसरी बार 25,000। तो उसमें जो लोग आते हैं वो सब चौपाइयाँ सुनते हैं। अच्छा। और फिर बाद में आके बताते हैं कि हमने ये सुना था या ये ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रेरणादायक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भी
बहुसंख्या में हिंदू है, जी। लेकिन यहाँ पर अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ आप पहुँच गई है। ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है। अच्छा, आपकी दृष्टि में विश्व में हिंदी की स्थिति, जी। आप तो औतों में हिंदी पढ़ा रही है और वहाँ पर काफ़ी हिंदू हैं जो हिंदी से दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों में हिंदी की स्थिति क्या है? जिसे हम बोलते हैं हिंदी एक वैश्विक भाषा बन रही है, जी। तो कृपया इस पर थोड़ा बढ़िए। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये वैश्विक भाषा बन रही है क्योंकि भारत एक मजबूत देश बन गया है। जब मैंने भारत छोड़ा था उस टाइम पे जब हम बिजनेस पढ़ते थे तो कहते थे इंडिया इज़ अ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा देश नहीं था। अच्छा। पर अब जब हम पढ़ते हैं तो इंडिया इज़ अ ग्लोबल हब, IT ह्यूमन रिसोर्स हब है। तो ऑब्वियसली आने वाले समय में जिसको भी भारत में बिजनेस करना है हिंदी आनी ज़रूरी है। तो लोग सीख रहे हैं, जैसे मैं भी देखती हूँ वहाँ पे बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ESL अर्ली बेसिकली लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं, नाइट क्लासेस लेते हैं हिंदी की, जिसमें वो बोलचाल की भाषा सीखते हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि हिंदी एक बड़ी ही डेवलपिंग लैंग्वेज है जो समय के साथ बदलती रही है। तो जैसे पहले जो मेरे बचपन में मेरे दादी बाबा हिंदी बोलते थे, मम्मी पापा की उससे थोड़ी डाइल्यूट हुई और हमारी तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बदल गई। और उम्मीद है कि मेरे बच्चे की इससे भी ज़्यादा बदल जाएगी। बट हिंदी कहीं जाएगी नहीं, उसको जीवित रखना हमारे ऊपर है। और मुझे ऐसा अपने अनुभवों से लगता है कि जब हम माँ बाप बनते हैं तब हमें उसकी अहमियत महसूस होती है, क्योंकि भाषा से ही संस्कृति अगली जनरेशन में जाती है। और अगर भाषा ही नहीं सिखाई तो संस्कृति सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा भी जाता है अगर किसी देश को मारना है तो पहले उसकी भाषा को मार दो, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर हिंदी और विश्व में हिंदी बोली जा रही है। और यह देखा जाता है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि अब अमेरिका से, नासा से भी लोग भारत की ओर रुख कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप भी भारत आए? बिल्कुल लगता है, हमेशा लगता है। पर अब पिछले 13 सालों में धीरे धीरे इतना वहाँ पे चीज़ें स्थापित हो गई हैं, मैं इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ बच्चों के लिए। अब जैसे हमने रेडियो पे ही मैंने पहला शो किया था 24 साल में, ऐसे ही हो गया था सिलेक्शन। और फिर उसमें मुझे मौका मिला कि माइक पे मैं हिंदी सिखाऊं, तो हिंदी क्विज से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि आधे घंटे का सेगमेंट काफ़ी नहीं है, तो मैंने अपना वेब बेस्ड रेडियो शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने हिंदी सिखाई, संस्कृत सिखाई। हमने अपना लर्निंग चैनल शुरू किया, हिंदी क्लासेस शुरू किए, जिसमें 15 बैचेस निकल गए। उसके बाद हम ये रामलीला करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने मिलेट मेला किया था, जिसमें हम भारत में आज से 100-150 साल पहले खाई जाने वाली जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं उनको रिवाइव करके लेके आए थे। तो लोगों ने अपने दादियों से, परदादियों से फैमिली रेसिपीज निकाल के शोज़ किए थे। तो वो इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं हट गई तो जो इतना सब किया है वो कहीं डिसॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए चाहती तो बहुत हूँ, क्योंकि भारत अपनी जन्मभूमि है, बट कब जाने का मौका मिलेगा वो भगवान ही जानता है। जैसे आप है वैसे ही हम भी हैं जी। मॉरिशस में हमारे बाप दादे तो आ गए थे जी। हम यहीं पर रह गए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता, हमारा खून वहाँ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जब भी कभी मौका मिलता है और मान लिया जाए हम जाना चाहें तो पहली ऑप्शन जो है हम भारत की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल। और वहाँ के रहन सहन, खान पान, मान लिया जाए एक अपनापन होता है, सभी लोग मिलनसार होते हैं, इसलिए वह ऐसा लगता है कि हमें आकृष्ट करता है, खींचता है अपनी ओर। तो वैसे भी आप बोल रही हैं कि भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ की सरकार और भारत की सरकार एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की में भारत का हाथ हो। भारत ही नहीं बल्कि हमारा देश तो बहुत छोटा सा है और हम विश्व के सभी देशों से अपना संपर्क बनाए रखते हैं। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि यहाँ पर हम कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। बिल्कुल। हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, और हमारी सरकारी पाठशाला में भी इन सभी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। जी। और मैं यही जानना चाहता था, क्या वहाँ पर सरकारी स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है? बिल्कुल होती है, लोगों को पता नहीं है।
बड़े दुख की बात है कि लोगों को पता नहीं है ये बात। तो जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड्स होते हैं, उस पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, पोलिश, रशियन, हिंदी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, पर लोगों को पता नहीं है और फ्री क्लासेस होते हैं। बट परेशानी सिर्फ इतनी है कि हिंदी के सारे क्लासेस सैटरडे को होते हैं। तो लोग वीकेंड्स में अपने बच्चों को क्लासेस में इंगेज नहीं करना चाहते हैं, पर होते हैं और फ्री होते हैं, उसकी कोई पैसे नहीं लगते, उनका एग्ज़ाम उतना इंटेंस नहीं होता, पढ़ाने का जो फॉर्मेट है ऑब्वियसली भारत से बहुत डिफरेंट है, पर होते हैं क्लासेस। यहाँ पर भी हमारी सरकार की ओर से हमारी सारी सरकारी पाठशालाओं में पहली से लेकर HSC लेवल तक, अब तो BA, MA और PhD तक हिंदी की पढ़ाई होने लगी है, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार लोगों को यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सारा कुछ फ्री है। तो यहाँ के लोग दिलचस्पी लेते हैं और अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है कि आप वहाँ पर कोशिश कर रही है। अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। तो मेरा संदेश ये है कि आप लोगों को देखकर, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की कहानियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आपकी कहानी है आपके पूर्वजों की, एक तरीके से अब हम लोगों की वही है कहानी। अच्छा। क्योंकि हमने एक दूसरे देश चले गए, हम बंधे नहीं हैं, बट एक तरीके से जाके बंध गए, हम वापस आ नहीं सकते अपनी इच्छा से। ठीक है, मजबूरियाँ उतनी ज़्यादा नहीं हैं, भगवान की कृपा से सही समय पे गए हैं हम। पर आप लोगों से हमने बहुत सीखा है, पर्सनली मैंने, और कनाडा जाकर मैं सबको ये कहानियाँ ज़रूर बताऊँगी कि कैसे दूसरे देश में अपनी संस्कृति और सभ्यता को मेंटेन करते हैं। और ये मैं ग्लोबली सबको कहना चाहती हूँ, जो दूसरे देश से जाके दूसरी जगह लोग बसे होते हैं, उन्हें मॉरिशस से सीखना चाहिए, मॉरिशस के यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी सभ्यता को मेंटेन करें। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, आज मैं देख रही थी हॉल में लोगों ने ऑरेंज सिंदूर लगाया हुआ था, विच इज़ सो ट्रेडिशनल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो नेक्स्ट जनरेशन तक जाती हैं, इसका मॉडल मॉरिशस से सीखना बहुत ज़रूरी है और मैं ज़रूर सीखूंगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जी। हर कोई अपना उत्सव मनाता है, बल्कि आम छुट्टी मिलती है, जैसे ईद के लिए, कावड़ी के लिए जी, महाशिवरात्रि के लिए जी। तो आम छुट्टी दी जाती है, क्रिसमस के लिए, जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये जो दिवाली का त्यौहार है वह एक राष्ट्रीय त्यौहार बन गया है, कोई भी जाति धर्म के लोग उसको मनाते हैं। दिवाली है, होली है, रंगों का खेल सभी लोग खेलते हैं। अब कभी मौका मिले तो आप महाशिवरात्रि के अवसर पर मॉरिशस आएँ जी। उस अवसर पर 5 लाख के लोग वहाँ गंगा तालाब में जाते हैं अपनी कांवर लेकर, और वहाँ से जल लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वह देखने योग्य है, और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर्यटक रूप में मॉरिशस आते हैं और वे महाशिवरात्रि देखने के लिए आते हैं कि कैसे, और पूजा पाठ तो चलते ही रहते हैं। यहाँ भी कोई भी मान लिया जाए ऐसा त्यौहार नहीं है जो भारत में नहीं मनाया जाता है, यहाँ पर बल्कि उससे ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं जी। तो आप स्टूडियो में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। प्यारे श्रोतागण, आज के क्षितिज कार्यक्रम में हमने आपका परिचय श्रीमती सौम्या मिश्रा जी से कराई, और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कनाडा से संबंधित कुछ बातें बताई, और वहाँ पर हिंदी कैसे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और इन्होंने जो काम किया है और आगे काम कर रही है, तो हमारी ओर से हम उनको शुभकामना देंगे, और हम चाहेंगे कि विचारों का आदान प्रदान होता रहे। आप भी वहाँ से हमें मॉरिशस में कुछ बोलिए, भेजिए। रेडियो तो हर जगह पर है, और ऑनलाइन आदि सभी कुछ चलता है। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे MBC मॉरिशस रेडियो पर पधारी। अपने तकनीकी सहयोगी श्री शिव जी को हम धन्यवाद कहेंगे, और एक और क्षितिज कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने के लिए आपसे आग्रह करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर
जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।